हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 15वां, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी जिसमें जीएस पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपके यूपीटीटी 2025-26 के लिए जो एसएसटी का पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी जो भी आप जिसकी भी जीएस की तैयारी करते हो जिस पेपर के लिए उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15वां, जिसमें हम एसएसटी के प्रश्नों को कवर करेंगे। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, और जिसे सभी वेदों में सबसे पुराना और सबसे पहला माना जाता है। जो ऋग्वेद है उसकी रचना सबसे पहले की गई थी, इसीलिए उसको सबसे पहला और सबसे पुराना वेद माना जाता है। और इसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र और यह वैदिक संस्कृत का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। जो ऋग्वेद है उसमें जो देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र गाए गए हैं उन मंत्रों का इसमें वर्णन किया गया है इस ऋग्वेद में। और इनमें लगभग 1800 से 1100 ईसा पूर्व के बीच इसको रचा गया था। जो ऋग्वेद है उसको लिखा गया था। और इसमें सबसे पुराना जो है ऋग्वेद, सभी चारों वेद जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद तीनों में से सबसे पुराना वेद है। और इसमें स्तुति और प्रार्थनाओं के मंत्र हैं, जिन्हें ऋचाएं या सूक्तक कहते हैं। जो देवताओं की स्तुति के लिए जो भी मंत्र गाए जाते थे, जो भी ऋचाएं गाई जाती थी, उनका इसमें वर्णन किया गया है। और इन्हीं को जो स्तुति जिसको करते थे, जो देवता लोगों के लिए जो प्रार्थनाएं की जाती थी ऋषियों के द्वारा, तो उन प्रार्थनाओं को और उन स्तुतियों को एक लयबद्ध तरीके से इसमें लिखा गया है। और इनको ही ऋचाएं बोला गया, ऋचाएं या सूक्तक कहा गया है उन स्तुति को, प्रार्थनाओं को। और इसमें 10 मंडल हैं। जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। ये भी आपको याद रखना है कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं इसमें। और यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथों में से एक है, और आर्य संस्कृति का भी स्रोत है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी शिल्पकारी। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पशुपालन। वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि दोनों था, जिसमें शुरुआती ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, गाय और घोड़े का अधिक महत्व था। जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, जो आर्य लोग थे, वो पशुपालन ही उन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया था, क्योंकि जो आर्य लोग थे वो गाय और घोड़े पालते थे। और गाय को ही ऋग्वैदिक काल में गाय को पूजनीय और देवी उसको माना गया है। तो उसकी जो गाय को जो लोग पालते थे, तो गाय जो होती थी वो धन का रूप होती थी, और जिसके पास गाय होती थी उसको बहुत धनी व्यक्ति माना जाता था। तो ये लोग जो आर्य लोग, तो वो सबसे पहले पशुपालन ही इनका व्यवसाय था। ये लोग गाय और घोड़े पालते थे। और बाद में उत्तर भारत में उत्तर वैदिक काल में इन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया, जिसमें इन्होंने गेहूं, जौ, चावल आदि का उत्पादन किया मुख्य रूप से। साथ ही व्यापार और बढ़ईगिरी आदि भी, जैसे शिल्पकार भी इन्होंने बाद में करना प्रारंभ किए थे। लेकिन जो सबसे पहला इनका जो व्यवसाय था वो पशुपालन ही था। तो ऋग्वैदिक काल में शुरुआत में जो पशुपालन था, खासकर गाय और धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। जो गाय जो होती थी वो धन और समृद्धि, जिसके पास गाय होती थी उसको बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति माना जाता था, और गाय का ही ये लोग पूजा करते थे। और घोड़े भी महत्वपूर्ण थे, और युद्ध व परिवहन में घोड़ों का उपयोग होता था, इसलिए ये लोग घोड़े पालते थे। और अन्य व्यवसाय भी थे, जैसे व्यापार, वस्तु विनिमय और मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, लोहार और बढ़ईगिरी, ये भी लोग बाद में करने लगे थे। और बाद में जैसे आर्थिक व्यवस्था के लिए ये लोग वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे वस्तु के बदले में वस्तु लेकर अपना व्यापार करते थे, और जिसमें गाय का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी होता था। जैसे गाय को भी इसमें इसका उपयोग होता था, जैसे गाय के बदले में बदल के दूसरी चीज लेना, तो इसको वस्तु विनिमय की, वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेते थे।
और जो पढ़ी होते थे वो व्यापारी कहलाते थे। व्यापारी लोगों को पढ़ी कहा जाता था। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी कुल, ऑप्शन सी गोत्र, ऑप्शन डी जन। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, और जिसका मुखिया कुलप होता था। जिसे जो पिता जो होता था वो घर का मुखिया होता था और उसको कुलप बोलते थे। और इसी कुल से मिलकर ग्राम, विश्व और फिर जन कबीले बनते थे, जो समाज की बड़ी इकाइयां होती थी। जैसे परिवार जो होता था उसको कुल बोलते थे। कुल के बाद जो कई कुल मिलकर एक ग्राम बनाते थे, और कई ग्राम मिलकर एक विश्व बनाते थे, और एक विश्व बनाकर जन बनाते थे। और इन्हीं जनों से मिलकर कई जन मिलकर एक महाजनपद बनाते थे, जिनका आपने मौर्य काल में उसमें नाम आया है। महाजनपद जो काल है, मौर्य काल में जो महाजनपद पाए गए हैं, 16 महाजनपद, उनका अ, विकास ऐसे ही हुआ था। क्योंकि जो कुल होते थे, पहले ग्राम होते थे, फिर कई ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, और विश्व बनाकर जन बनाते थे। तो कई जो जन बनते थे, तो जनों को मिलकर एक महाजनपद बनता था। तो जो समाज की सबसे बड़ी इकाई होती थी। तो जो कुल था वो समाज की मूल और सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसमें पिता जो मुखिया होता था उसको कुलप कहते थे। और यह ऋग्वेद में इसके लिए ग्रह शब्द का प्रयोग मिलता है। और ग्राम जो होता था वो कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, जैसे मुखिया को ग्रामीण कहते थे। जो गांव का मुखिया होता था उसको ग्रामीण। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये भी पूछे जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल में इस शब्द का क्या अर्थ है। तो जो कुलप होता था उसको, कुल का जो मुखिया होता था उसको कुलप बोलते थे। लेकिन जो गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीण ही बोलते थे। ये भी आपको याद रखना। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और विश कई जो ग्राम मिलकर बनाते थे वो विश बनते थे। जैसे विश एक तरीके का जिला हो गया। जैसे कई गांव मिलकर जैसे एक जिला बनता है, वैसे ही कई गांव मिलकर एक विश बनाते थे। तो ये भी याद रखना है। और इसको विशपति बोलते थे। जो इसका मुखिया होता था, जिले का जो मुखिया होता था, उसको विशपति बोलते। जैसे हमारे आज के जमाने में जो जिले का मुखिया कलेक्टर होता है, जिलाधिकारी होता है, वैसे ही विश का जो मुखिया होता था उसको विशपति बोलते थे। और कई विश मिलकर जन बनाते थे, इसको कबीला बोलते थे। और जिसके मुखियों को जनपति या राजन कहता था। और जो जन का जो मुखिया होता था उसको ही राजा बोला जाता था, राजन। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल में का क्या अर्थ होता था, या विशपति का, या ग्रामीणी का। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी क्रोमोस्फियर, ऑप्शन सी फोटोस्फियर, ऑप्शन सी कोरोना। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोर। सूर्य का सबसे भीतरी भाग कोर कहलाता है, जिसे हिंदी में क्रोड भी कहते हैं। और यह वह जगह है जहाँ नाभिकीय संलयन होता है। जो सूर्य का सबसे भीतरी भाग होता है कोर, इसी में नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है वो कोर में ही होती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे सूर्य चमकता है। और यह सूर्य का सबसे गर्म और सघन हिस्सा होता है। और सूर्य की जो आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कोर जो हो गया वो सबसे आंतरिक परत हो गई, जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम में जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में परिवर्तित होती है, और जिससे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 लाख, सॉरी, 15 लाख मिलियन, हाँ, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका जो तापमान होता है कोर का होता है। और इसके बाद में होता है विकिरण क्षेत्र। कोर के बाहर जहाँ ऊर्जा फोटोन के रूप में बाहर बढ़ती है, जो एनर्जी और जो ऊष्मा, जो प्रकाश जो है बाहर की तरफ निकलता है, उस क्षेत्र को विकिरण जोन या रेडिएटिव जोन कहते हैं। और ये फोटोन के रूप में बाहर निकलती है। और इसके बाद आता है संवहन क्षेत्र। इसमें विकिरण क्षेत्र के ऊपर जहाँ गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है और ठंडा होकर नीचे गिरता है, संवहन क्षेत्र में। तो जो आंतरिक भाग होता है उसको कोर बोलते हैं। और इसमें नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा इसमें विकसित होती है। और इसका जो तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य की जो सभी ऊर्जा का स्रोत यही कोर होता है। जो भी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा निकलती है वो उसके कोर में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही निकलता है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन
ए कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन 8, ऑप्शन सी 8। हमारे सौर मंडल में मुख्य रूप से 8 ग्रह हैं। सबसे पहला तो बुध, जो सूर्य के सबसे पहले आता है वो बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। और ये ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और प्लूटो को 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया। जो प्लूटो जो था वो भी पहले हमारे ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन इसको 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया और इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो जो ग्रह हैं उनका जो सूर्य से दूरी से इस तरह से भी पेपर में पूछा जा सकता है कि सूर्य से दूरी का क्रम बताएं। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो सूर्य के बाद जो ग्रह आता है वो बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, और फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये इनका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है क्योंकि यह सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व दिशा में और सूर्यास्त के बाद ठीक पश्चिम दिशा में एक चमकीले तारे के रूप में दिखाई देता है, और जो रात के आकाश में चंद्रमा के बाद सबसे दूसरा चमकीला प्राकृतिक पिंड है। जो ग्रह होते हैं वो अपने प्रकाश से प्रकाशमान नहीं होते हैं, लेकिन जो शुक्र जो है वो सूर्य के नजदीक होने के कारण ये चमकदार दिखाई देता है, इसलिए इसको सुबह का और शाम को तारा बोला जाता है। और शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसका अत्यधिक चमकीला दिखना इसकी तेज चमक के कारण है, जो इसे किसी पितारे से चमकदार बनाता है। और सूर्य की जो कक्षा पृथ्वी की तुलना में सूर्य के सबसे करीब है, इसलिए हमेशा सूर्य के करीब ही दिखाई देता है सुबह और शाम के समय, लेकिन कभी भी रात के बीच में ये बहुत दूर नहीं दिखाई देता। ये सूर्य के सबसे पास होने के कारण ये सूर्य के करीब ही दिखाई देता है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय पाए जाते हैं? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी शनि। शनि ग्रह के चारों ओर सबसे शानदार और व्यापक वलय पाए जाते हैं, जिनको रिंग बोलते हैं, जो पानी और बर्फ चट्टानी टुकड़ों के बने होते हैं। हालांकि बृहस्पति और यूरेनस नेपच्यून के पास भी हल्के वलय पाए जाते हैं, लेकिन शनि के वलय सबसे प्रमुख और आसानी से दिखाई देते हैं। तो जो रिंग्स होती हैं वो शनि के चारों तरफ ज़्यादा दिखाई देती हैं, और वो बर्फ और चट्टानी टुकड़े के रिंग्स पाए जाते हैं। लेकिन वैसे तो बृहस्पति और अरुण और वरुण के चारों तरफ भी रिंग्स पाए जाते हैं, लेकिन वो हल्के और धुंधले होते हैं, इसलिए उनको उसमें उस श्रेणी में नहीं रखा जाता है। लेकिन जो शनि के जो वलय पाए जाते हैं वो बर्फ और चट्टानों के होते हैं और वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। और ये सौरमंडल का सबसे प्रसिद्ध वलय वाला ग्रह है, जिसके वलय मुख्य रूप से बर्फ के कणों से बने हैं और बेहद चमकदार है, जिन्हें दूरबीन से भी देखा जा सकता है, इसलिए इसको वलय वाला ग्रह बोला जाता है। और अन्य गैसीय ग्रह जैसे बृहस्पति हो गया, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी वलय प्रणालियां हैं, लेकिन वे शनि की वलय जितनी चौड़ी और चमकीली नहीं होती हैं, बल्कि हल्की और धुंधली होती हैं। और इन बलों का जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे टुकड़े जैसे बर्फ और चट्टानों को धूल के जो टुकड़े होते हैं उनके ये वलय बने होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण परिक्रमा करते समय ये टूटते हुए चंद्रमा के क्षुद्रग्रहों के अवशेष हो सकते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये परिक्रमा करते हैं, और कभी कभार जो जो चंद्रमा के जो उनके उपग्रह होते हैं उनके छोटे टुकड़े जो होते हैं टूट कर ग्रहों के चक्कर लगाने लगते हैं। तो ये भी जो वलय होते हैं वो उन्हीं के बने होते हैं। शनि अपनी विशिष्ट और विस्तृत वलय प्रणाली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अन्य विशाल ग्रहों के पास भी वलय मौजूद है, क्योंकि जो इसके जो वलय हैं वो चट्टानों और बर्फ के बने हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए इसको अधिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 12वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिकाएं, ऑप्शन बी पंचायतें, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी शिक्षा। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए नगर पालिकाएं।
भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची मुख्य रूप से नगरपालिका और शहरी सुशासन से संबंधित है, जिसमें उनकी अधिकार, शक्तियां और जिम्मेदारियां शामिल हैं। जैसे शहरी नियोजन हो गया, सड़कें हो गई, जल आपूर्ति हो गई, स्वच्छता हो गई, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना हो गया, ये सब इसमें शामिल होता है नगर योजनाओं में। और इसको 1952 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें 18 विषय शामिल हैं। तो जो 12वीं अनुसूची है उसको 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि 12वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा और किस वर्ष जोड़ा गया। तो 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा उसको जोड़ा गया था और इसमें 28 विषय हैं। जैसे कार्य क्षेत्र जो है उसका शहरी नियोजन हो गया, भूमि उपयोग, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़कें, पुल, मलिन बस्ती, ये सभी इसके अंतर्गत इसके आते हैं। और इसमें जो संशोधन हुआ था वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था जो जोड़ने का, वो शहरी स्थानीय निकाय को सशक्त बनाना और उन्हें स्वायत्त बनाने के लिए शक्तियां प्रदान करना था। जो शहरी नियोजन है उसको उनकी शक्तियां, उनके कार्यों को खुद से निपटाने का और उनको सक्षम बनाने के लिए ये जो 12वीं सूची थी उसको जोड़ा गया था और इसमें 18 विषय शामिल है। यह सूची भारत में शहरी स्थानीय शासन नगर पालिकाओं के कामकाज को परिभाषित करती है। जो नगर पालिकाएं होती हैं उनको कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं इस अनुसूची के माध्यम से, कि जो नगर पालिका के जो लोग हैं, जो नगर के लोग हैं, वो अपने कार्यों को और अपने समस्याओं को स्वयं से सुलझा सकें और स्वयं से सुलझाने में सक्षम बन सकें, इसलिए उनको कुछ शक्तियां संविधान के द्वारा दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। मौलिक अधिकारों को मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मिली है प्रेरणा, जहां बिल ऑफ राइट्स नामक अवधारणा है जो भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अधिकारों का आधार बनी है। साथ ही स्वतंत्रता, समानता की विचार फ्रांस और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। जो हमारा अधिकारों की जो स्वतंत्रता है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो अमेरिका के संविधान जो बिल ऑफ राइट्स है उससे लिए गए हैं। और इसके अलावा जो भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा के लिए अमेरिकी संविधान बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा लिया और इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा शामिल है। जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं वो हमारे अमेरिका से ही लिए गए हैं। और इसके अलावा जो समानता और बंधुत्व का जो आदर्श विचार है वो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी देहांग, ऑप्शन डी सिमलीपाल। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कच्छ। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का महान रण है जो गुजरात में स्थित है और अपने खारे दलदलों और अनोखे पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है। जबकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला और सबसे बड़ा वन संरक्षित क्षेत्र है। जो नीलगिरी है वो सबसे पहला है, लेकिन जो हमारे भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो कच्छ का रण है जो गुजरात में पड़ता है। और यह कच्छ का महान रण है जो सबसे बड़ा है। सबसे पहला जो है वो नीलगिरी है और इस जो कच्छ का जो रण है ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जो गुजरात के कच्छ, मोरबी, सुंदरनगर और पाटन जिलों के हिस्सों में फैला हुआ है और अपने विशाल नमक दलदलों और अनोखी पारिस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो कच्छ का जो रण है वो नमक के और खारे मिट्टी की वजह से ये इसकी विशेषता के कारण ये जाना जाता है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कच्छ का रण। जो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो कच्छ का रण है। तो ये था हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।